हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे, जीओसी स्टार्ट किए थे, रेजोनेंस पढ़ रहे थे। रेजोनेंस अभी तक आप लोगों का पूरी तरीके से समाप्त है। अब उसके बाद हम लोग शुरुआत करने वाले हैं उसके टाइप के बारे में। रेजोनेंस इस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई शो करते थे, दो प्रकार के होते थे। इसी प्रकार से रेजोनेंस में कितने टाइप होता है? दो टाइप होता है, एक होता है प्लस आर, एक होता है माइनस आर। प्लस आर बोले तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है, और माइनस आर कहने का क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। लेकिन इससे ही मिलता जुलता एक और इफेक्ट है जिसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम है? मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ओवरऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेजोनेंस के बाद किसका अध्ययन करेंगे? मीजोमेरिक के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग साथ में उसको भी लेकर के चलेंगे। तो हमारा नंबर थर्ड वाला जो इफेक्ट है उसका नाम है क्या? मीजोमेरिक इफेक्ट। देखिए, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं लगभग सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंसेस बिटवीन, पहले मैं लिख ही देता हूं, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच? रेजोनेंस एंड किसके? मीजोमेरिक। मीजोमेरिक के बीच, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट लगा सकते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ रेजोनेंस को, तो रेजोनेंस, और इधर मैं आपको समझाना चाहूँ मीजोमेरिक। मीजोमेरिक, ठीक है। चलो, रेजोनेंस जो होता है वो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने सिस्टम देखा था। ऐसा ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड था ना। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा डीलोकलाइजेशन करना चाहूँ, इलेक्ट्रॉन की इधर उधर थोड़ा सा शिफ्टिंग करना चाहूँ, तो ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये इधर को भी टूट सकता है या फिर इधर को भी टूट सकता है। तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा, मैं उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर ये वाला बॉन्ड इधर टूटा, दो प्रकार के कंडीशंस हो सकते हैं ना, दो कंडीशंस हो सकते हैं। इफ हमारा बॉन्ड इधर टूटा, पहले मैं इस तरफ का शो करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद इधर दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे टूटा तो यहाँ पे जाहिर है जिधर टूटता है उधर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जाहिर है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा कुछ सिस्टम होगा ना। अब यहाँ पर ये इस तरफ भी टूट सकता है, तो ओवरऑल कंडीशंस क्या होगी? अगर ये वाला बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड ऐसा ही लगे रहेगा, है ना। ये सिस्टम इधर से भी वर्क कर सकता है क्या? इधर से भी ये सिस्टम वर्क कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ सेम है। ये वाला बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, ये वाला बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, किधर भी शिफ्टिंग करा लो, आपकी मर्जी है। इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि जो रेजोनेंस होता है वो किसी भी ओर से शो हो सकता है या फिर दिख सकता है। इन केस ऑफ मेसोमेरिक, इसमें क्या होता है? मेसोमेरिक में क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा कि जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब है दोनों तरफ से, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। हमारा बॉन्ड इधर से भी टूट सकता है या फिर इधर से भी टूट सकता है। समझ पा रहे हो? ठीक। और इधर अगर मैं मेसोमेरिक की बात करूं तो यह सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब है एक दिशात्मक होता है, सिर्फ एक ही ओर क्या करता है, यह मूवमेंट करता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे अब की बार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या चार्ज? NH2 लगा देता हूँ। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? बताइए, जाहिर है किधर होगा? इधर ही होगा। और ये वाला बॉन्ड तुरंत इसके ऊपर टूटेगा, तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा? ओवरऑल ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है। यहाँ पे NH2, यहाँ पर जो लोन पेयर था बॉन्ड बना लिया, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। कुछ इस प्रकार से होगा। अब फिर से नेगेटिव चार्ज किधर मूवमेंट करेगा? इधर मूवमेंट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा, तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा? NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बनाया है, उसके बाद यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं किसी भी ग्रुप या फिर किसी भी एटम्स को लगाने पर जो रेजोनेंस की घटना है वो एक दिशात्मक हो गई है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मेसोमेरिक कहेंगे। और जबकि रेजोनेंस क्या होता है?
किसी भी ओर से हो सकता है, किसी भी तरफ से हो सकता है। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक में डिफरेंस समझ में आया। रेजोनेंस कहने का क्या मतलब है कि बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि मेसोमेरिक क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। किसी भी एटम, किसी भी ग्रुप के लगने के कारण हमेशा मेसोमेरिक में कोई ना कोई ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है, चाहे वो प्लस एम का नेचर का हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता हो। यहाँ पे अगर मैं BH2 लगाता तो जाहिर है बी में क्या होता है, वैकेंट, खाली ऑर्बिटल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बी वाला लगा देता तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता, यानी इसको भरने की कोशिश करता है, इसके खाली स्थान को भरने की कोशिश करता। तो चाहे आप प्लस से संबंधित कोई ग्रुप लगा सकते हैं, चाहे वो माइनस से संबंधित ग्रुप लगा सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मेसोमेरिक कहलाएगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली? शिक्षा ये मिली, अच्छा ये मेसोमेरिक एक्चुअली में है क्या? ये रेजोनेंस ही तो है। हम लोग टाइप के बारे में देखे थे, बहुत सारे प्रकार के होते हैं रेजोनेंस ना, पाई2, लोन पेयर पाई2, कैटायन पाई2, एनायन पाई2, फ्री रेडिकल। तो एक प्रकार से मेसोमेरिक क्या है, उसी का टाइप है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि मेसोमेरिक जो होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस, बट क्या भाई, बट जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक। बोलो, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, रेजोनेंस ही है, लेकिन जो रेजोनेंस है वो क्या है, मेसोमेरिक हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। मेसोमेरिक एक दिशात्मक होता है, जबकि रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, कुछ और चर्चाएं इसमें करेंगे हम। तो ओवरऑल मेसोमेरिक की अगर मैं परिभाषा देना चाहूँ तो वही आपका जो रेजोनेंस में परिभाषा थी वही है, आपकी डेफिनेशन इसमें भी हो जाएगी। मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिडायरेक्शनल नेचर। अगर एक दिशात्मक में क्या रहेगा, डीलोकलाइजेशन होकर किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो क्या कहलाएगा आपका, मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। अब मेसोमेरिक की टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप में अगर मैं बात करूं तो ओनली 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का। जिस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट था प्लस आई और माइनस आई ना, ठीक इसी प्रकार से मेसोमेरिक में कितने होगा, 2 टाइप का होगा। कौन होगा, एक होगा प्लस एम, एक दूसरा क्या होगा, माइनस एम। अब जाहिर है प्लस एम कहने का क्या मतलब है, प्लस एम कहने का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, देता हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, और यहाँ पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता हो, खींचता हो, विथड्रॉ करता हो ना। ओके, मैं 2 केस लेता हूं। केस नंबर फर्स्ट, कोई हमारे पास कॉन्जुगेट सिस्टम है, कोई भी हमारे पास जैसे कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो क्या करेगा, यहाँ पे मान लेते हैं NH2 लगा देते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम कहने का मतलब डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये सब क्या होता है, कॉन्जुगेट सिस्टम होते हैं, ठीक। ये हमारे पास कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या काम करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको अगर देता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है इन द कॉन्जुगेट सिस्टम। तो ओवरऑल ये क्या 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 कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहते हैं, प्लस एम कहते हैं, यानी ये प्लस एम की तरह बिहेव ना। मतलब क्या है, अगर मेरे पास ऐसा सिस्टम है कोई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास जेड है। अगर इस जेड के पास 2 चीजें हो सकती है, या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकते हैं ना। तो ये कैसा शो करेगा, प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, जो कि इसका एग्जाम्पल्स क्या है, ये वाला है। देखो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अब जब कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस एम की तरह बिहेव करता है ना। केस नंबर सेकंड में क्या हो सकता है, अगर हमारे पास कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है, BH2 लगा देते हैं,
अब हम लोग जानते हैं बी जो होता है वो उसका कुछ खाली स्थान होता है, उसमें कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, कुछ खाली कक्षक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कहीं भी यहाँ पे देखो पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ना, तो क्या काम करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको भरपाई करने का काम करेंगे, यानी कि कहीं भी खाली नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मान लो कोई जेड है, जेड मतलब यही सब कोई ग्रुप है, इसको मैं क्या दे देता हूँ, ये GROUP ग्रुप हो सकता है या फिर एटम हो सकता है। अगर इसके पास प्लस है यानी वैकेंट है, वैकेंट है तो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स अगर लेगा यानी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, तो क्या हो गया, ये -m की तरह बिहेव। जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उनको हम माइनस से दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम क्या दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं। यहाँ पे लिख देना +m की तरह ना, ये कैसा बिहेव करेगा, -m की तरह इलेक्ट्रॉन्स अगर ले रहे हैं तब। ठीक है, और कुछ बचा, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये रहा आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आया, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, एक दिशा में किसी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, मूवमेंट होना, क्या कहलाता है, आपका मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है, डिलोकलाइजेशन के थ्रू। टाइप की बात करते हैं, 2 टाइप का होता है, +m और -m। ठीक है, +m कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, -m कहने का जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता हो, जो खींचता हो। केस नंबर फर्स्ट की बात करो, अगर मेरे पास कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है, ये सब क्या है, कॉन्जुगेट सिस्टम। अगर कॉन्जुगेट सिस्टम में कोई एटम या फिर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या कहलाएगा, +m की तरह बिहेव करेगा। इसका एग्जांपल्स क्या है, ये वाला है, यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम से कोई +m ग्रुप लगा था, वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो इसलिए हम इसको क्या कहें, +m ग्रुप कहेंगे। केस नंबर सेकंड में क्या था, कोई कॉन्जुगेट सिस्टम था, उससे कोई Z ग्रुप अटैच था, उसके पास खाली कक्षक थे, वैकेंट ऑर्बिटल थे, तो उस केस में क्या होगा, कॉन्जुगेट सिस्टम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। अब इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे -m ग्रुप। इस ग्रुप का क्या नाम होगा, -m ग्रुप या फिर एटम। ठीक है, समझ पा रहे हो, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और बातें करते हैं इसमें। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेसोमेरिक। मेसोमेरिक इफेक्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आता है जिसका नाम है साइज। जाहिर है साइज किस में देखते हैं, ग्रुप में देखते हैं, जो ऊपर से नीचे वाले कॉलम होते हैं उसमें हम साइज देखते हैं। जहां पर ऊपर से नीचे यानी ग्रुप और पीरियड दोनों साथ में दिए रहते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिलहाल फैक्टर्स देख रहे हैं, पहला है क्या, साइज। साइज की अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स, पहले मैं एग्जांपल्स देना चाहूंगा। यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है, इसको इधर बनाओ, NH2 है, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है। और मेरे पास क्या हो सकते हैं, P वाला आ सकता है, नेपाल पाकिस्तान आ सकता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, AS ना, ये सब आ सकते हैं, ASH2PH2 ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो है N, यहाँ पे P, यहाँ पे AS, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जाहिर है क्या होगी, अगर साइज इसकी इतनी बड़ी है तो नीचे आने पर थोड़ा और बड़ी हो जाएगी, और नीचे आएंगे थोड़ा और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, साइज इसकी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जब बताइए, अगर इसकी साइज जो है बड़ी हो जाएगी तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको जो दे रहा है, इसको जो दे रहा है, ये डोनेशन पावर कम होगी या ज्यादा होगी, हमको जरा बताइए। अब भाई अगर इसकी साइज छोटी थी तो छोटे से कमरे में ये लोन पेयर आसानी से क्या हो सकता था, जा सकता था, लेकिन कमरा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो उसमें ज्यादा लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ ऊपर से नीचे आने पर, यानी अगर मैं कहूँ कि साइज हमारी इंक्रीज होने से जो डोनेशन पावर है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी सिंपल सा है, अगर साइज हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो डोनेशन पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी लेस होगी, यानी डोनेशन कम होगा ना, डोनेशन कम होगा। साइज इंक्रीज तो ओवरलैपिंग पुअर,
अगर हमारी साइज जो है इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, ओवरलैपिंग कैसी होगी, पुअर होगी। ओवरलैपिंग कहने का मतलब है वही देना है, ठीक है, मिलना, ठीक, ठीक है। तो किस में ज्यादा होगी, तो डोनेशन पावर अगर मैं बात करूँ, इसको मान लो फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको थर्ड मान लेता हूँ, तो किसकी ज्यादा होगी। तो अगर मैं डोनेशन पावर की बात करूँ, डोनेशन की बात करूँ, तो जो पहला है वो सबसे ज्यादा देगा, उसके बाद सेकंड वाला देगा, उसके बाद कौन देगा, थर्ड वाला कहीं लास्ट में देगा। तो ये पहला फैक्टर था जिसका नाम था साइज। इसके बाद जस्ट दूसरा वाला फैक्टर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है, ठीक है। जैसे कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है, NH2 है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी बार क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद आपकी बार क्या आ जाएगा, फ्लोरीन लगा देते हैं, जाहिर है फ्लोरीन। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कितने तेजी से कौन खींच सकता है ना। तो हमको बताइए इसमें से कौन जल्दी देगा। ये फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या है, इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तीन तीन लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर है, इसके पास वन लोन पेयर है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब ये तो क्या है, इसकी हाई क्या है, HIGH, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा, यानी कि बहुत थोड़ा थोड़ा देगा, और इसमें थोड़ा सा ज्यादा देगा, और इसमें सबसे ज्यादा देगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से क्या होता है, डोनेशन, डोनेशन यानी देने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है, यानी डिक्रीज होती है, कम होती है, ठीक है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना, ओके। तो ओवरऑल लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, डोनेशन के, डोनेशन पावर, ठीक है। नंबर थर्ड वाला क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे नंबर दूसरा था, नंबर थर्ड वाला जो है उसका नाम है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन कहने का क्या मतलब है, NH2 है और इधर मैं कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन बना देता हूं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड है। बताइए उधर नहीं दिख रहा होगा, NH2, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बताइए किसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा। अगर ये इसकी मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर वाला बॉन्ड टूट सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकता है ना। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो किसकी डोनेशन पावर ज्यादा है, इसकी डोनेशन पावर ज्यादा है, बताइए क्रॉस वाले की या नॉर्मल वाले की। ये नॉर्मल है और ये कैसा है, क्रॉस। क्रॉस नहीं समझ में आ रहा है क्या, क्रॉस नहीं समझ में आ रहा है क्या। ये देखो जिधर दोनों तरफ दे सकता है उसको बोलते हैं क्रॉस। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में ज्यादा दे सकता है या फिर नॉर्मल वाले में ज्यादा दे सकता है, इसके पास एक ही दिशा है, जाहिर है देगा तो इधर ही देगा, नहीं तो नहीं देगा। इधर क्या हो सकता है, दो दे सकता है, दोनों तरफ दे सकता है, यानी कि दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर ज्यादा है, तो नंबर जाहिर है सेकंड वाले की ज्यादा है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। यानी क्रॉस कॉन्जुगेशन में अगर मैं बात करता हूं तो क्रॉस कॉन्जुगेशन की डोनेशन पावर कम होती है इन द केस ऑफ नॉर्मल कॉन्जुगेशन की, ठीक है। ये तीन फैक्टर है और एक फैक्टर बचता है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग और फैक्टर देखते हैं। इसके बाद नंबर चौथा वाला जो इफेक्ट है, एक और फैक्टर है जिसका नाम है चौथा वाला स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर बोले तो क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट कौन लगाता है, सेकंड पीरियड को sp3 संकरण हो और क्या होता है वो बगल में कोई बल्कि ग्रुप हो तो क्या लगाएगा, स्टेरिक इफेक्ट लगाएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे है
O है, यहाँ पे H है। दूसरा क्या है, ये कोई A कंपाउंड है और दूसरा क्या है B। कॉन्जुगेट सिस्टम है, इससे क्या लगा देता हूँ मैं, ऑक्सीजन लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ CH3, क्या लगा देता हूँ CH3 लगा देता हूँ, ठीक है। दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, बगल में कोई बल्कि ग्रुप होना चाहिए, तो क्या लगाएगा, स्टेरिक इफेक्ट लगाएगा। जाहिर है ये वाला क्या लगाएगा, ये स्टेरिक इफेक्ट लगाएगा। कंडीशंस पता है ना, स्टेरिक इफेक्ट किसमें लगता है, बार बार अपवाद करके बता देते हैं कि ये स्टेरिक इफेक्ट है, ये जीत जाएगा, ये करेगा, हार जाएगा, ये करेगा। अरे पता तो होना चाहिए ना किसमें स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पे देखो सेकंड पीरियड का तो है, sp3 संकरण है, लेकिन इसके बगल में कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तो ये नो स्टेरिक इफेक्ट, नो स्टेरिक इफेक्ट। अब क्या होगा, तो जाहिर है ये जो स्टेरिक इफेक्ट है ना, स्टेरिक इफेक्ट के कारण इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंजुगेशन में ठीक से नहीं जा पाता है। इसमें कोई स्टेरिक इफेक्ट नहीं है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन वाले पार्ट में बहुत ही आसानी के साथ आ जाता है। यानी डोनेशन पावर की बात करूं तो, डोनेशन की बात करूं तो ए वाला ज्यादा होगा बी वाले से। बी वाला क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है। स्टेरिक इफेक्ट के द्वारा डोनेशन पावर प्रभावित होती है। ये सब सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे। जब मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें बताऊंगा कि इसमें स्टेरिक इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पा रहा है, जबकि ये नॉर्मल वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली के साथ दे पा रहा है। अगर मैं माइनस एम की बात करूं, माइनस एम कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, माइनस एम उसी में लगता हूँ, तो माइनस एम कहने का मतलब कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, नॉर्मल वाला। तो ए वाला ज्यादा देगा और बी वाला कम देगा। बी वाला कम क्यों, स्टेरिक इफेक्ट के कारण, ठीक है। अब हम लोग प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर देख लेते हैं, उसके बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आगे। हम लोग पढ़ रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट में हम लोग देखा ये टू टाइप का होता है, एक होता है माइनस एम, एक होता है प्लस एम। कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है माइनस एम ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, और क्या करते हैं, एक होता है प्लस एम GROUP। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि विथड्रॉ करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं ना। चलिए ठीक है, अब माइनस एम का ऑर्डर देख लेते हैं। माइनस एम का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा कौन, माइनस एम। माइनस एम कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हो, माइनस कब आता है, जब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट मतलब लेते हो, यानी कि विथड्रॉ करते हैं अपनी ओर, ठीक है। NO2 जो होता है सबसे ज्यादा विथड्रॉ करता है। उसके बाद कौन होता है, सल्फोनिक एसिड होता है, उसके बाद साइनाइड, एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, उसके बाद अमाइड, उसके बाद कहीं आ जाता है ये दोनों, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, माइनस एम दिखाते हैं, ठीक है। आप एक ऑर्डर याद कर लीजिए, बाकी तो ये प्लस वाला तो याद ही हो जाएगा। माइनस एम याद कर लेंगे तो प्लस एम याद ही हो जाएगा। प्लस एम कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, कहाँ, कॉन्जुगेट सिस्टम पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देते हैं, कौन सबसे ज्यादा देता है, CH2 माइनस सबसे ज्यादा देता है, NH जो होता है माइनस वो सबसे ज्यादा देता है। उसके बाद ऑक्सीजन पे अगर माइनस आ गया तो वो भी सबसे ज्यादा देता है। तो ये सब इसके ऑर्डर्स हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे, ठीक है। एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं कुछ समझाना चाहूंगा। मान के चलो मेरे पास क्या है, कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये इसमें लगा है मान लो CH2 और यहाँ पे लगा हुआ है माइनस चार्ज। मैंने प्लस एम को उठाया है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, इधर जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेगा, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा
तो ये वाला बॉन्ड टूट करके इसके ऊपर आएगा, यानी नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ आ जाएगा। फिर से ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट करके नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं ओवरऑल नेगेटिव चार्ज की बात करूँ, नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो कहाँ कहाँ आया है हमको जरा बताएंगे? यहाँ आया था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया था और यहाँ पर आया था। पोजीशन से बता दो जरा, पोजीशन से बता देंगे जरा। ये है इप्सो पोजीशन, ये है ऑर्थो, ये भी है पैरा, ये है मेटा, ये है पैरा, ये फिर मेटा, ये फिर ऑर्थो, ये है इप्सो। ठीक है, तो ये जो CH2 है, यानी ये जो CH2 है किस में आ रहा है? प्लस m ऑर्डर में आ रहा है। कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जा रहे हैं? ऑर्थो वाली पोजीशन पे पाया जा रहा है क्या? जी हाँ, ऑर्थो पे माइनस आ गया ना, माइनस कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। देखो तभी तो नेगेटिव चार्ज से दिखाया है। क्या मेटा पे कोई फर्क पड़ा है क्या? मेटा वाली पोजीशंस पे, मेटा वाली पोजीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई रूल ही नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक हुए ही नहीं, इलेक्ट्रॉन रिचनेस कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी ये जो प्लस m दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो प्लस m दिखाते हैं, वो ऑर्थो और पैरा क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। यानी अटैक करना हुआ किसी के ऊपर तो या तो पैरा से कर देंगे या तो ऑर्थो से करेंगे। ऑर्थो से ज्यादातर करते हैं, क्यों? क्योंकि ऑर्थो पर दो बार माइनस चार्ज आया है तो ऑर्थो की पावर थोड़ा ज्यादा हो जाती है। तो किसी के ऊपर अगर अटैक करना हुआ, इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर अगर अटैक करना हुआ तो कहां से अटैक करेगा? या तो पैरा से कर सकता है या तो ऑर्थो से कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो प्लस m ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप होते हैं, वे प्लस m ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो और पैरा, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, डायरेक्टिंग या फिर एक्टिवेटिंग, OR एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, GROUP कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, प्लस m वाले ग्रुप क्या कहलाते हैं? ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। इस कहानी से मैं ये शिक्षा मिली। ठीक, इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा एक और बात करना चाहूंगा। यहाँ पे मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग है, ऊपर मान ले लगा है CHO, CHO को थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ तो C होता है, H होता है, यहाँ पे O होता है। ठीक है, ये मेरे पास कोई सिस्टम है। अब क्या होगा? एल्डिहाइड कैसा नेचर में कैसा होता है? -m में अगर मैं देखूं तो एल्डिहाइड कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है यार? यहाँ पे आ रहा है। यानी -m में अगर मैं कहूँ इसके खींचने की जो पावर है ना थोड़ा सा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है इधर की ओर शिफ्ट होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्योंकि वो लेना चाहता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो था तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, रेजोनेंस में मैंने खूब पढ़ाया है, देख लेना वीडियो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसकी यहाँ से गया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन भरपाई करने के लिए जाएगा, तो जाहिर है यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा भरपाई करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ आया है। जाहिर है आप बताएंगे कि ऑर्थो पे आया है सर और पैरा पर आया है। क्या मेटा पे कुछ हुआ है क्या? मेटा तो जैसा था वैसा ही है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा है या फिर मेटा पोजीशन पे ज्यादा है? ऑर्थो पोजीशन पे देखेंगे तो प्लस और प्लस दिख रहे हैं, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और पैरा पोजीशन पर भी हम देख रहे हैं प्लस है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर अटैक करना हुआ तो जाहिर है किससे अटैक करेगा? मेटा वाली पोजीशन से ही अटैक करेगा, क्योंकि इन तीनों के कंपेयर में मेटा पर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना का बना है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास तो कुछ नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स पर अटैक कर सकते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज रहेगी उसके ऊपर अटैक करेगा। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिली कि ये जो माइनस ऑर्डर वाले जो ग्रुप होते हैं ना, वो ऑर्थो और पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं वो सब के सब इधर चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये खाली हो जाते हैं, यानी डीएक्टिवेट कर होते हैं। बट मेटा क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी मेटा से अटैक कर सकता है। लिख सकते हो क्या मैं, माइनस एम ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जबकि मेटा क्या होते हैं, मेटा एक्टिवेटिंग होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अभी नहीं समझ पा रहे हो आगे फिर से बताया जाएगा, अभी के लिए बस थोड़ा सा समरी टाइप में थी, समझ लेना बस, ठीक है। माइनस एम ऑर्डर वाले जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस एम जो शो करते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा डीएक्टिवेटिंग होते हैं, वहां से अटैक नहीं कर सकते हैं। कहां से अटैक कर सकते हैं, पैरा से, तो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और यहाँ पे प्लस ऑर्डर जो है वो क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। ओवरऑल जो प्लस एम ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा क्या होते हैं, डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं या फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि अटैक करना हुआ तो यहीं से करेंगे, यहाँ से या फिर यहाँ से। जबकि मेटा से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और बातें करते हैं। तो हम लोग अभी तक मेसोमेरिक इफेक्ट देख रहे हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट में अभी तक हम लोगों ने देखा कौन कौन से प्लस एम शो करते हैं, कौन कौन सा माइनस एम शो करते हैं ना, इन सब के बारे में देखा। इसके बाद एक टॉपिक मात्र बचता है, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए एक प्रकार से सीक्वेंस वाइज चलिए, मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अभी सबको लग रहा है क्या बता रहे हैं चलो ठीक है। तो पहला जो है वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई अनचार्ज है या फिर कहें कि न्यूट्रल फॉर्म में कोई स्पीसीज है, न्यूट्रल फॉर्म वाली स्पीसीज, फॉर्म वाली स्पीसीज मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल, ठीक है। अगर कोई भी स्पीसीज है, अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में है या फिर अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नंबर दूसरा आता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। क्या है नंबर दूसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अगर सिस्टम या फिर स्पीसीज कुछ भी कह सकते हैं, सिस्टम में पाई बॉन्ड क्या रहेंगे, मोर होंगे तो स्टेबिलिटी मोर होगी, ठीक है। नंबर थर्ड हो गया। नंबर थर्ड अब देखते हैं, नंबर थर्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर स्टेबल, जाहिर है क्या होगा, इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कह सकते हैं या फिर GROUP ग्रुप कह सकते हैं, देन स्पीसीज आर मोर स्टेबल, ठीक है। नंबर चौथा क्या है, नंबर थर्ड हो गया।
नंबर चौथा है आपका जो कि है सेम चार्ज में सेपरेशन मोर होना चाहिए। चार्ज सेपरेशन, सेपरेशन मतलब होता है दूरी। इफ यानी हिंदी में लिखो यदि सेम चार्ज हुए, सेम चार्ज है तो दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्टेबल, उतना ही स्टेबल होगा। इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, यदि अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज होंगे है तो दूरी जितनी कम होगी उतना ही स्टेबिलिटी होगी, उतना ही स्टेबल होगा। कौन होगा, कौन होगा? कंपाउंड, कंपाउंड या फिर ग्रुप या फिर एटम या फिर स्पीसीज या फिर सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं आप। चार्ज सेपरेशन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लें, इसी से शुरुआत करते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास दो सिस्टम है, मेरे पास क्या है, दो सिस्टम है। यहाँ पे Cl पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, और इसका ही कुछ मिलता जुलता अपने रेजोनेंस करके क्या बना दिया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से Cl यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बताइए A और B में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, अनचार्ज। क्या ये न्यूट्रल फॉर्म में है? नहीं नहीं, ये तो चार्ज फॉर्म में है, तो पहला फेल हो गया। दूसरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड करो तो 1 2 3 पाई बॉन्ड इसमें है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, दूसरा भी फेल हो गया। तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना Cl की उतना इसमें भी Cl की है, ये भी फेल मार गया। नंबर चौथा वाला क्या है, चार्ज सेपरेशन, जितना ज्यादा चार्ज सेम चार्ज दूरी पे होने चाहिए, अपोजिट चार्ज जितने पास होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इन दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अपोजिट चार्ज है तो दूरी जितनी कम होगी, अपोजिट चार्ज है तो दूरी जितनी कम होगी उतना ही स्टेबल होगा। तो जाहिर है हम लोग किसको बता देंगे, बी वाला ज्यादा स्टेबल है ए वाले से, ठीक है। पकड़ पा रहे हो ना, पकड़ पा रहे हो? एक और देख लें, एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे CH2 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे Me है, Me मतलब CH3 है, और यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड है, O है, उसके ऊपर पॉजिटिव यहाँ पे Me है। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पहला क्या अनचार्ज है? नहीं नहीं, दोनों चार्ज है, पहला फेल हो गया। दूसरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक को पाई बॉन्ड नहीं, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, जाहिर है यार यही जीत गया इसमें। तो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देखिए, जो कॉन्सेप्ट लगाने हैं वो सीरियल वाइज लगाने हैं। पहला सबसे ज्यादा सबका बाप ये है न्यूट्रल फॉर्म, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तब कहीं जाकर के चार्ज सेपरेशन आता है। समझ पा रहे हो ना? बहुत सही, अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एक और जैसे मान के चलो मेरे पास कुछ है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है और यहाँ पे हाइड्रोजन्स जोड़ दिए हैं। ठीक इसी केस में ऐसे ऐसे यहाँ पर नाइट्रोजन्स है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया आपकी बार, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन्स। चले बताइए भाई, क्या ये न्यूट्रल फॉर्म में है? नहीं नहीं, चार्ज हमको दिख रहे हैं प्लस प्लस, तो उससे नहीं, ये फेल मार गया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड नहीं, इसमें देखो एक पाई बॉन्ड दिख रहा है। यार एक पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, तो जाहिर है यही जीत जाएगा। जितने क्वेश्चन आएंगे लमसम सब इसी से सॉल्व हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत रहेंगे उसको हम देख लेंगे, है ना।
एक बहुत बेहतरीन चार्ज, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं। ए है हमारे पास कोई सिस्टम, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, यहाँ पे क्या है Cl है, और बी वाला जो है CH2 है, यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड Cl है, यहाँ पे क्या है। तो ये मेरे पास दो सिस्टम है, दो सिस्टम से में बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है, ए और बी। अरे इसको बी कर रहे यार। तो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या कोई न्यूट्रल फॉर्म में है क्या, इसमें कोई चार्ज है, इसमें नहीं है, इसमें कोई चार्ज है, हाँ है, इसमें माइनस, ओह इसमें प्लस होगा, तो जाहिर है न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। और कोई क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चंस? चलो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, खत्म करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबकी स्टेबिलिटी बतानी है। मेरे पास 1 2 ये 3 और ये 4 सिस्टम है, इसमें से हमको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। चलो भाई, हम लोग जानते हैं न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद बॉन्ड्स, उसके बाद कौन, सेपरेशन, चार्ज वाला सेपरेशन, उसके बाद कहीं आता है लास्ट में आपका, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रल कौन है, ये देखो चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, जाहिर है पहला वाला क्या है, न्यूट्रल है, तो पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा पहला। उसके बाद कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर होगा, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, अपनी ओर चार्ज को रखना चाहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो जाहिर है इन दोनों से ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स रहें इन सब के बजाय, ये सब के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जाहिर है कौन हो जाएगा, सेकंड ज्यादा होगा। उसके बाद नंबर, उसके बाद कौन होगा, यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल अगर इन दोनों में कंपेयर करूं तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो जाहिर है नंबर थर्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद नंबर कहीं जाकर के 4 होगा, ठीक है, ठीक है। आगे चलें, इसमें देखो, इसमें क्या है, ए है, बी है, और ये क्या है आपका सी है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, न्यूट्रल फॉर्म ए दिख रहा है, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बी और सी में देखो कौन कौन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ पे पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है, तो कौन ज्यादा स्टेबल, सी ज्यादा स्टेबल, फिर हो जाएगा बी स्टेबल, ठीक। इन दोनों केस में भी देख लेना पाई बॉन्ड इसमें ज्यादा है इसके कंपेयर में, तभी ये थर्ड वाला आगे आया है, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं, ये शानदार क्वेश्चन है आपके में, कौन ज्यादा स्टेबल है, ए बी सी डी ई एफ, ए ये बी, ये सी, ये डी, ये क्या है ई। अगर मैं इसकी और लास्ट वाले की बात करूं तो लमसम सेम ही है, तो ए न्यूट्रल फॉर्म में है ना, तो न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ए के बराबर होगा कौन, ई, ए के बराबर कौन होगा, ई। उसके बाद क्या होंगे, इसको देखो और इसको देखो, लगभग सेम ही दिख रहे हैं। चार्ज सेपरेशन की अगर मैं बात करूं भाई, पाई बॉन्ड तो सब में सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा न्यूट्रल होता है, उसके बाद नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं, सब में सेम है। उसके बाद कौन आता है, सेपरेशन आता है, जाहिर है अपोजिट चार्ज जितने पास होंगे ज्यादा स्टेबल होगा, अपोजिट चार्ज जितने पास होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, ये दोनों और ये दोनों पास में है, अपोजिट भी है, तो यानी बी वाले के बराबर कौन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। और लास्ट में देखेंगे तो ये पॉजिटिव यहाँ है, निगेटिव यहाँ है, सबसे ज्यादा कम कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ओवरऑल बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, बस आपका मेसोमेरिक भी समाप्त होता है। ओके, अगले लेक्चर्स में मिलते हैं, क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।